हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर लाए हैं वर्क एंड एनर्जी के, जो कि फिजिक्स का है, क्लास 9th का है। ये पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपको मेरी पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो देखनी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव, इज जीरो। यहाँ पे क्या गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पर आपको ना 3 डायग्राम दिए गए हैं। तो देखो, आप तीनों को डायग्राम देख सकते हैं। तीनों ही डायग्राम में एक एक ब्लॉक बना रखा है। तो आप देख सकते हैं तीनों क्या बन रखे हैं, ब्लॉक बन रखे हैं। उस ब्लॉक का जो मास है वो क्या है, m है। चलिए, तो ये है केस 1, इसका मास m, इसका मास भी m, और केस 3 का भी मास क्या है, m। मतलब तीनों का क्या है, m है। इन तीनों ही केसेस में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन हमें छोटे वाले एरो से पता चलेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन हमें छोटे वाले से पता चलेगा, जैसे केस 1, केस 2 और केस 3। इन तीनों केस, जो ये तीनों केस हैं, यानी केस 1, केस 2, केस 3, इस फोर्स का डायरेक्शन हमें किससे पता चल रहा है, इन तीनों के छोटे एरो से पता चलेगा। ये छोटे एरो हमें ये बता रहे हैं कि ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं। ओके, तो हम इसे एफ लिख सकते हैं, इसको भी एफ लिख सकते हैं और इसको भी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, और लंबे वाले एरो क्या बता रहे हैं हमें, तो लंबे वाले एरो भी तो है हमारे पास। एक लंबा ये है, सेकंड दूसरा, और थर्ड केस में ये लंबा एरो है। तो ये लंबे वाले एरो का ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट किससे हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट में जा रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में। और इन तीनों डायग्राम को आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कौन से केस में वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो केस 1 में देखिए, केस 1 में बोला गया है, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो। फर्स्ट केस में बोला गया है, जो ब्लॉक है, ब्लॉक में वर्क डन करने वाला फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। इसीलिए ब्लॉक पर फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसका एरो से पता चल रहा है हमें क्या है, एरो से हमें क्या पता चल रहा है कि उसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये है परपेंडिकुलर, ये एरो, छोटा एरो और लंबा एरो। तो ये क्या बना रहा है, ऐसे बना रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इससे क्या है पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है हमें है कि ब्लॉक पर फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या हो रहा है, जीरो है। ओके, अब केस 2 में क्या गया है, केस 2 में कहा गया है, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी नेगेटिव। सेकेंड केस में ब्लॉक पर वर्क डन करने वाला फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ब्लॉक पर फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या है, नेगेटिव है। केस 3 में क्या है, केस 3 में है, in this case the direction of force acting on the block is opposite to the direction of displacement, therefore work done by force on the block will be negative। थर्ड केस में ये बोला गया है कि ब्लॉक पर वर्क करने वाला फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की दिशा के अपोजिट है, क्योंकि ब्लॉक पर फोर्स द्वारा किया गया कार्य या वर्क क्या है, नेगेटिव है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, सोनी सेज दैट द एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर, व्हाई। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सोनी कहती है कि किसी ऑब्जेक्ट पर तुरंत जीरो हो सकता है, चाहे उस पर सेवरल मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स वर्क कर रहे हो। क्या आप इस बात से सहमत है, अगर सहमत है तो बताइए। आंसर है यस, acceleration is an object could be zero even when several forces are acting on it. This happens when all forces cancel out each other. Example, the net force acting on the object is zero. मतलब हाँ, हम सोनी के ने जो ये स्टेटमेंट कहा है उससे हम क्या है, सहमत है। कौन सा, जो ये सोनी ने ऊपर का स्टेटमेंट कहा है, यदि हम किसी वस्तु पर सेवरल फोर्स वर्क
कर रहे होते हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा होता है, उसका रिजल्ट अगर ज़ीरो होता है तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जस्ट फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। यानी हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक क्या है, अप्लायंसेस है, जिसमें से पावर ऑफ 1 डिवाइस यानी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस की कितनी वॉट जा रही है, वो जा रही है 500 वॉट। तो हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालना है। तो आंसर क्या है, आंसर है गिवन है, हमें क्या गिवन है कि पावर ऑफ 1 डिवाइस, एक डिवाइस की पावर कितनी है, 500 वॉट है। तो अगर हमें 4 डिवाइस की निकालनी है तो क्या करेंगे, हम 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब वो 2000 क्या होगा, वो तो वॉट में होगा, क्योंकि पावर ऑफ 1 डिवाइस क्या थी, वॉट में थी। तो हम 4 इलेक्ट्रिक अप्लायंस की निकाल रहे हैं आंसर, तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 वॉट हो गया। मगर हमें उसको किस में निकालना है, हमें उसे किलो वॉट में निकालना है। तो जब हम उसे किलो वॉट में निकालेंगे तो हम 2000 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 2000 को डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जब 2000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल, नीचे 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो आंसर हमारा आएगा 2। तो यानी हमारा आंसर आएगा 2। ओके, अब हमें टाइम तो दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 10 आवर, टाइम हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम पावर का फॉर्मूला निकलेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हमें क्या निकालनी थी, एनर्जी निकालनी थी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू E अपॉन T, यही होता है। E मीन्स एनर्जी कंज्यूम और टाइम, T मीन्स टाइम टेकन, यही फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर पुट कर देंगे। तो हमारा जो P था यानी पावर था वो हमारा कितना था, 2 किलोवाट था, और जो हमारा एनर्जी था वो कितना है, वो तो हमें निकालना है, तो हम उसको E का E लिख देंगे। और टाइम टेकन कितना था, टाइम टेकन तो 10 था, तो हम उसको 10 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E हमारा आया लेफ्ट साइड और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो E यानी एनर्जी कंज्यूम्ड आया 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आया, 20। तो यानी इसका आंसर कितना हुआ, 20, यानी एनर्जी कितनी निकली, 20। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, वो नीचे आ रहा है, जैसे ही वो ग्राउंड पे आया उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, हमें ये पूछा गया है। तो आंसर क्या है, व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी हिट्स द ग्राउंड एंड इवेंचुअली देल। जब एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या हुआ, नीचे आया, कहाँ आया, ग्राउंड पे आया, तो इवेंचुअली क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इन द साउंड एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से या गिरता है नीचे ग्राउंड पे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है साउंड एनर्जी में, होती है ना। हम अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरेंगे तो कुछ क्या आती है, आवाज़ें आती है, तो कौन सी एनर्जी हुई, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई, साउंड एनर्जी में होती है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। मतलब क्या होगा, अब थोड़ी सी हीट भी रिलीज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी किसमें, हीट एनर्जी में। क्यों, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या होता है, साउंड होता है, आवाज़ आती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब आप बोलोगे कि हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई, माना मैंने कहीं बॉल ऊपर से नीचे थ्रो करी, ग्राउंड में गिरी, तो मैंने उसको बॉल उठाया, बॉल की आवाज़ आपको आई, मगर जब मैंने उस बॉल को उठाया तो क्या मैंने बॉल का टेम्परेचर नोट किया या उसको नापा, नहीं नापा ना, वो तो हम कभी करते ही नहीं है। तो हम सोचेंगे कि हीट भी कैसे प्रोड्यूस हुई, बट जब वो बॉल गिरी होगी तो उस बॉल पे थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई होगी, और जहाँ पे वो गिरी होगी यानी ग्राउंड पे गिरी होगी तो वहाँ पे भी थोड़ी हीट प्रोड्यूस हुई होगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी हीट एनर्जी में थोड़ी सी। अब थर्ड क्या है, थर्ड है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड। और बाकी जो होगा वो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में
चेंज हो जाएगी। तो ये है कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब नीचे आ रहा है जैसे ही वो ग्राउंड पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी चेंज होगी साउंड एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी चेंज होगी हीट एनर्जी में, और बाकी थोड़ी बहुत जो काइनेटिक एनर्जी बची है वो किस में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये थे क्वेश्चन आंसर वर्क एंड एनर्जी के। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।